कैसे हुआ ये सब कुछ? 2.5 लाख रुपए जीरो हो गए थे कि भगवान इस बार निकाल दे, अगली बार से भूल चूक माफ रेड नहीं करेंगे। 2019 में आपने स्टॉक्स में एंट्री की। बिल्कुल। उस वक्त कैसा रहा, क्योंकि कोविड आ गया था? पहला लॉकडाउन बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग था मेरे लिए। सेकेंड लॉकडाउन में हम लोगों ने अपनी कोचिंग को बंद कर दिया। मैंने अपने सारे म्यूचुअल फंड बेच दिए, तो ये गलती मैंने की, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो आज मैं उतना फिर मैच्योर भी नहीं हो पाता। आपने कोचिंग सेंटर अपना ओपन किया था, फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि वापस एक बार फिर से मार्केट में आना चाहिए? ऊंट पे चढ़े को कुत्ता काट लेता है। ये बेटा तेरे केस में हमने देख लिया। जिस सपने को मैंने 4 साल देखा था, समाज से लड़के, घर वालों से लड़के अपनी कोचिंग डाली, उसके बाद जब वो कोचिंग डूब गई तो उन लोगों को फिर से मौका मिल गया कि यार तुम्हें तो हमने पहले ही कहा था। When you say that option selling is like a test match, हाँ। आपको कौन से ऐसे चीजें समझ में आई ऑप्शन सेलिंग में जो टेस्ट मैच के साथ मैच करती है और आपके माइंडसेट एंड साइकोलॉजी के साथ? हर एक फॉर्मेट में हर प्लेयर विराट कोहली नहीं बन सकता, तो मुझे ये समझ में आया कि ऑप्शन सेलिंग एक टेस्ट मैच की तरह है और ये मेरे माइंडसेट को सूट करता है। मैं आपका पैसा 25 दिन में डबल कर दूंगा, वो तो कंप्लीट स्कैम है। 9 साल में आपका पैसा 8 गुना हो सकता है इंडिविजुअल। तो आप बोलोगे अच्छा 9 साल में पैसा 8 गुना हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये भी तो स्कैम ही लग रहा है कि 9 साल में आप पैसा 8 गुना कैसे कर सकते हो? आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, कई लोगों ने मार्केट में पैसा लगा दिया था, बट उस सिचुएशन से, उस लॉस से वो नहीं झेल पाए उसे। जब तक लात नहीं पड़ती है ना, आदमी सुधरता सीखता नहीं। मैं कितना भी अच्छा ज्ञान यहाँ दे दूं ना, लेकिन जब आदमी उस सिचुएशन में फंसा हुआ होता है, थॉट्स आते ही आते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। तो अभी आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? तो मेरा टारगेट ही 1% का है मेरे भाई। ट्रेडिंग दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है इन्वेस्टिंग करो। अक्सर जिंदगी में हम 2 चीजों से बहुत डरते हैं। पहला केमिस्ट्री के एग्जाम्स और दूसरा स्टॉक मार्केट। अब इन दोनों ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डरावनी चीजों में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने महारत हासिल कर ली है। आज हमारे साथ अनस्क्रिप्टेड में एक ऐसे गेस्ट हैं जो पहले केमिस्ट्री टीचर थे, आज भी हैं, और साथ ही वो एक ऑप्शन सेलर भी बन गए हैं। उनसे समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में फॉर्मूलाज और जितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए इन दोनों ही फील्ड में अपने आप को एंगेज किया, सक्सेस मिली है नहीं, कैसा रहा उनका एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ समझते हैं विवेक के साथ। विवेक बने हुए आज हमारे साथ अनस्क्रिप्टेड शो में। विवेक, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और केमिस्ट्री और ऑप्शन सेलिंग की बातें करके मजा आएगा मैम आपके साथ। बिल्कुल। विवेक, सबसे पहले मैं बताइए कैसे हुआ ये सब कुछ? आपके माइंड में रिएक्शन हुआ या लाइफ में आपको कुछ ऐसा बताया कि चलो ये अब इस डायरेक्शन में मूव करना है स्टॉक मार्केट में? क्या हुआ? मैम पहले तो जब टीचर बना मैं, तो मैं उस टाइम दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टेड था। आई वाज इन टीचिंग केमिस्ट्री इन दिल्ली। तो वहाँ ना सैलरी अकाउंट खोलने आते हैं, तो एक बैंक सैलरी अकाउंट खोलने आया और साथ में वो लोग डीमेट अकाउंट खोल के जाते हैं। भैया सैलरी अकाउंट खोल रहे हो तो डीमेट अकाउंट भी कम से कम खुलवा लो। तो 2016 में पहली बार डीमेट अकाउंट मेरा खुल चुका था, लेकिन कभी जाने ही नहीं ना कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन 2016-17 के टाइम पे मैम क्रिप्टो का बहुत तगड़ा बूम चल रहा था उस टाइम पे। हर कोई क्रिप्टो की बातें कर रहा था, क्रिप्टो 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 क्रिप्टो। तो दिल्ली में, क्योंकि अब कैपिटल ऑफ इंडिया में है और वहाँ बहुत ही टेक्नोलॉजी वाले भरे हुए लोग मिलते हैं आपको आसपास, तो मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं तब भी लोग बिटकॉइन, इथीरियम, ऐसी बातें चल रही हैं। घर आ रहे हैं, हाँ ऐसा सब कुछ बबल जैसे बन जाता है ना, हर कोई उसी की बातें कर रहा है। तो इसी चक्कर में फिर मेरा जो पहली शुरुआत हुई दैट वाज फ्रॉम क्रिप्टो। तो मैं शेयर मार्केट में तो बाद में आया, लेकिन शुरुआती जो रही वो क्रिप्टो से रही। और फिर उसमें चीज़ें खराब हुई, अकाउंट ब्लो अप हुए, जिसने बहुत दर्द भी दिया और फिर मजबूर किया कि अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद जब झटका लगाना, मैं जब टू बी प्रिसाइज 2.5 लाख रुपए जीरो हो गए थे। ओके। हाँ, 2.5 लाख आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए थे, वो पूरे डूब गए। अच्छा, उसको ना डूबे इसके लिए जो एक नया बिगनर करता है ना, कि भगवान से मन्नतें मांगता है, सब कुछ करता है, वो सब भी किया। मेरे 2-3 दोस्त थे जो मेरे साथ सेम जगह पढ़ाते थे, हम सब ने दिल्ली में बिरला टेम्पल है वहाँ भी गए। फिर उसके बाद बंगला साहिब गुरुद्वारा है सीपी के बाजू में, वहाँ भी गए कि भगवान इस बार निकाल दे, अगली बार से भूल चूक माफ ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन वो पैसे डूब गए। जो पैसे डूबे तो उसके बाद फिर थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया कि चीज़ें क्या होती हैं, मतलब झटका लगने के बाद ही पढ़ना शुरू किया था। तो जब पढ़ना शुरू किया कि मार्केट के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, आज मैं उनमें से किसी चीज़ का यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन एक ट्रेडर की जो जर्नी होती है ना, वो शुरू तो ऐसे ही होती है।
भले ही लोग कितना बोल दें कि हमने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मुझे अब लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब चार्ट से दिख जाता है कि भैया इसका सपोर्ट यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे, चैनल ये बन रहा है। लेकिन शुरू में जब मैंने पढ़ा, चीज़ों को किया, तो धीरे 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 फिर पता लगा कि सब चीज़ें थोड़ा बहुत काम कर रही हैं, कभी काम नहीं भी कर रही हैं। फिर 2019 के टाइम पर थोड़ा थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में आना स्टार्ट कर चुका था। अच्छा, 16 से 19 के पीरियड में एसआईपी चल रही थी, म्यूचुअल फंड सही है, वो सब तो चल ही रहा था। बिल्कुल। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टिंग, स्टॉक पिकिंग, ये सब 2019 से करना स्टार्ट किया था। और 2019 के आधे में आते आते 20 जब कोरोना भी हिट हुआ, चीज़ें हुई, तो फिर मैं लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए थे। उसके बाद फिर मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ बढ़ा था मैं। जैसे सभी का एक सर्वे भी हुआ था जिसमें बताया था कि 90% 10 में से 9 हाँ 10% ही है जो पैसा बना पाए हैं या बना रहे हैं, और 93% ऑलमोस्ट ऐसे लोग हैं जो पैसा गवा ही रहे हैं। गवाते हैं। तो और इसमें एक बड़ा मेजर फैक्टर अगेन नॉलेज ही होता हाँ, है। बिल्कुल। तो जैसे वो कहते हैं ना कि जब तक आप साइकिल चलाते हो गिरेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं। हाँ, हाँ 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 तो वो एक चीज़ यहाँ पर आती है। हाँ। तो अब 2019 में आपने स्टॉक्स में एंट्री की। बिल्कुल। उस वक्त कैसा रहा, क्योंकि कोविड आ गया था, हाँ, तो फिर कैसे आपकी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कुछ गलतियाँ हुई, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई। जब 2020 में जब क्रैश आया कोरोना वाला, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखा करता था। बहुत सारे फिल्म इन्फ्लुएंसर्स आके अपनी टारगेट्स देते थे, जी और बहुत जोर से मार्केट में हल्ला हो रहा था कि यार 7500, 7000, मार्केट 6000 के नीचे जाएगी ही जाएगी। और मुझे थोड़ा सा उस टाइम ट्रेड्स में प्रॉफिट होना चालू हो गया था, उसको जस्ट थोड़ा सा पहले। बट आप उस वक्त पे ऑप्शन सेलिंग नहीं, ऑप्शन सेलिंग मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया था। तो मेरा सारी इन्वेस्टमेंट अब तक चल रही थी एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में, और मार्केट में हर जगह हल्ला हो रखा था कि 6000 पे मार्केट आएगा ही आएगा और वहां से बाउंस बैक करेगा। जब मार्केट 9000 के आसपास था ना, मैंने अपने सारे म्यूचुअल फंड बेच दिए कि अब 6000 पे ही खरीदूंगा उसको। तो ये गलती मैंने की, और बहुत बड़ी गलती। मैं आज उसको रियलाइज कर पाता हूँ चीज़ों को कि उस टाइम कितना घटिया या बेकार डिसीजन था। लेकिन अगर वो मैं नहीं करता तो आज मैं उतना फिर मैच्योर भी नहीं हो पाता। तो जब मार्केट 9000 पे था, मैंने बेच दिया सब कुछ। आई वॉज वेटिंग फॉर 6000 कि मार्केट जब 6000 पे आएगा, लोग चिल्ला के बोल रहे हैं, इतने सारे इनके सब्सक्राइबर्स हैं, लोग बोल रहे थे जब 6000 पे आएगा तभी मैं खरीदूंगा, और उसके बाद तो फिर रॉकेट बनने वाला है ये। लेकिन आई थिंक 70-800 के आसपास से मार्केट ने वापस से बाउंस बैक किया। यकीन मानिए, उसके बाद से मैंने अभी तक किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं की। उसके बाद म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट फिर खत्म हो गई। हाँ, अब मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, बट दैट इज कम्प्लीटली इन द इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ के माध्यम से। हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो होते थे ना, लार्ज कैप ब्लू चिप खरीद रहे हो आप लोग किसी किसी का, उस वक्त पूर्ण रूप से बंद हो गया। वो आखिरी मैंने सेल कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया था उसके बाद। ओके। हाँ, और उस वक्त म्यूचुअल फंड का क्या पोर्टफोलियो था आपका? ज़्यादा नहीं था मैं, क्योंकि मैंने 2019 में ही आपको बताया था कि अपनी कोचिंग खोली थी। तो मैंने अपना सारा फंड लिक्विडेट करके कोचिंग में इन्वेस्ट किया था लगभग, लेकिन 4 लाख 5 लाख के कुछ मेरा बचा हुआ था वहाँ पर, जो कि घट के 2.5 लाख या ऐसा कुछ आ गया था, जिसको मैंने फिर लॉस में ही मैंने निकाला था, क्योंकि मार्केट 12000 से टूट के 9000 पे आ गया था। तो मैंने लॉस पे अपना पोर्टफोलियो निकाला कि मैं तो 6000 पे खरीदूंगा इसको, मुझे क्या दिक्कत है, फिर तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन वो चीज़ कभी हुई नहीं, मार्केट तुरंत भागा था ऊपर, तो मैं कभी वापस ट्रेन पकड़ ही नहीं पाया वो वाली। तो ये तो मार्केट की बात है। आपके करियर में कैसे आपने डिसाइड किया कि आपने कोचिंग सेंटर अपना ओपन किया था, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि वापस एक बार फिर से मार्केट में हाँ। आना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस को वापस आजमाना चाहिए? कैसे स्विच कर? मैं करियर्स में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए। तो हुआ ऐसा कि मैंने 2016 में दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। जब आप किसी कोचिंग में काम करते हो, या जब आप यंग होते हो, जब शादी आपकी होनी रखी होती, तब आदमी के अंदर ना दुनिया के सारे पहाड़ मैं खोद सकता हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं किसी से हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस तरह की एक माइंडसेट रहता है। और जब आप एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, अच्छे कॉलेज से आते हो, तो वो जो बैकअप होता है ना कि मैं तो देख लूंगा यार, तो उस टाइम हर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे अपनी खुद की एक कंपनी खोलनी है, जैसे सपोज अपना खुद का एक करना है। तो 2019 के मिड तक आते आते ऐसा हुआ था कि मुझे अपना खुद का एक कोचिंग इस्टेब्लिश करना है। तो 2019 में मेरी एज भी लगभग 28 साल के आसपास हो रखी थी। तो और आई वॉज ऑन अ डिसेंट हैंडसम सैलरी इन दिल्ली। तो जब मैं वो सब छोड़कर वापस पटना आकर अपनी खुद की कोचिंग खोलने वाला था, तो मेरे पिताजी का एक बहुत ही डायलॉग था कि ऊंट पे चढ़े को कुत्ता काट लेता है।
और ये सिर्फ उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने बोला कि बेटा तेरे केस में हमने देख लिया कि जहाँ से तू इतनी अच्छी चीज़ों को छोड़कर, स्टेबिलिटी वाली जॉब को छोड़कर यहाँ आ रहा है, और 28-30 साल में हम लोग बिहार में तो शादी के योग्य हो चुके होते हैं हो कि चुकी होती है। हाँ, मतलब शादी हो चुकी होती है, हम तो उसको टाल रहे थे कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेंगे तभी शादी ब्याह करेंगे। जी। लेकिन मैम जब अपनी कोचिंग खोली, उस टाइम घर वालों से कुछ फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। घर वालों ने मतलब ऐसा ही बोल दिया था कि तू घर पे आएगा ही नहीं। अच्छा, जहाँ मेरी कोचिंग है और जहाँ मेरा घर था पटना में, दैट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 to 7 किलोमीटर्स ओनली। लेकिन पिताजी ने ऐसा बोला था कि तू सिर्फ दिवाली पे घर आएगा और होली पे घर आएगा, और हम लोगों को यही बोलेंगे कि तू दिल्ली में जॉब ही कर रहा है। मैं शर्मा हूँ, और शर्मा होने का प्रेशर तो मीम के रूप में बहुत जगह आता भी, एक्स वगैरह पे, तो वही मीम मतलब मेरे साथ जिंदगी में चल रहा था कि शर्मा के लोगों में प्रेशर अच्छा खासा होता है। तो मैंने पटना में ही मेरे और मेरे फ्रेंड्स ने जगह रेंट आउट किया। हमने कोचिंग स्टार्ट की थी इन 2019 अगस्त सितंबर के आसपास। अपना पूरा 4 साल की जो सेविंग थी सब डाल दी उसमें, कुछ बस वही 4-5 लाख म्यूचुअल फंड में बचे हुए थे। 2020 में चाइना, फिर हर जगह कोरोना फैलना चालू हुआ, और 21-22 मार्च के आसपास मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया। मैम, एक कोचिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे जो एकेडमिक सेशन होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होने वाला होता है, जिसके एडमिशन आप फरवरी मार्च में कर रहे होते हैं कि हाँ अब हमें नेक्स्ट इतने बच्चे मिलने वाले हैं, तो हमारा टर्नओवर ये होने वाला है, तो उस हिसाब से हमें क्या क्या एक्सपेंशन करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू प्लान इन द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च ओनली। तो हमने सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया था, और जब ये लॉकडाउन आया तो हमें बहुत झटका लगा कि चीज़ें क्या हो गई। तो पहला लॉकडाउन था, लगा कि अब खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो लंबा खींच गया। और हम लोग जहाँ पे हमने अपना रेंट आउट किया था प्लेस, वहाँ हमें रेंट तो देना पड़ रहा था, कुछ भी चीज़ें मतलब रेंट तो कम ही नहीं हुआ, एक्सपेंसेस तो वही थे चीज़ों के लेके, सारे पैसे खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। पहला लॉकडाउन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था मेरे लिए। लेकिन जब सेकेंड लॉकडाउन आया, उसने और ज़्यादा स्टार्टिंग में तोड़ दिया कि अब क्या करें यार, अब तो मतलब बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, पैसा ही पूरा लग चुका है। तो सेकेंड लॉकडाउन में हम लोगों ने अपनी कोचिंग को बंद कर दिया। मतलब जिस सपने को मैंने 4 साल देखा था कि अपनी कोचिंग रन करूंगा, अपना पूरा पैसा इन्फ्यूज़ करूंगा, समाज से लड़के, घर वालों से लड़के अपनी कोचिंग डाली, उसके बाद जब वो कोचिंग डूब गई तो उन लोगों को फिर से मौका मिल गया कि यार तुम्हें तो हमने पहले ही कहा था कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अब तो छोड़ दे सब काम। तो वो अगेन बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज था मैम। उसके बाद जैसे ऐसा होता है ना कि अगर आपकी सोच अच्छी होती है तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है आपके साथ। मैं विपाशना भी किया मैंने, तो विपाशना किया, उसके बाद थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आया। मैं वापस बनारस भी गया कुछ टाइम के लिए, अराउंड 8-10 दिन बनारस रहा, और फिर लकीली मुझे एक दिन एक ऑनलाइन कोचिंग से कॉल आया कि विवेक आप क्या हमारे साथ जुड़ना चाहोगे, और जस्ट एट अ सैलरी ऑफ 20,000। तो 2021 में जब मैंने ऑनलाइन वापस आया पढ़ाने के लिए तो मेरी सैलरी 20,000 थी। अच्छा, और जब मैंने जॉब क्विट की थी 2019 में, तब मैम मेरी सैलरी 18 LPA थी। तो 1.5 लाख रुपए पर मंथ को छोड़कर, अपनी कोचिंग बर्बाद होकर देखकर, मैंने वापस से 20,000 रुपये की नौकरी पकड़। वो फेज ऐसा था कि मेरे को घर में ना एक बाहर की तरफ कमरा दे दिया गया था कि तू इसी कमरे में रहेगा। घर वाले दोपहर में नाश्ता सुबह नाश्ता पकड़ा देंगे, दोपहर में खाना पकड़ा देंगे, और मैं उसी कमरे में सोता था, रहता था। मैं घर के अंदर भी नहीं जाता था कि घर के अंदर जाऊंगा तो पापा ताना मार देंगे, मम्मी कुछ ताना मार देगी। तो वो सुन सुन के ना मैम आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। सपोज अगर कोई आपको एक बार दिन में बोले ना कि तू गधा है, तो आप उससे फाइट बैक कर सकते हो। पर अगर मैं आपको दिन में बोलूँ कि तुम गधे हो, गधे हो, गधे हो, तुम निकम्मे हो, नालायक हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर सेल्फ डाउट होना भी हो जाता है कि यार मैं सच में इतना बेकार हूँ क्या, मतलब सच में मैं कुछ नहीं कर पाया क्या। और शादी की उम्र हो रही है, अंदर से लग रहा है कि मुझे कुछ करना है, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा, ये सब प्रेशर्स चल रहे थे। और 2020 में ही फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर दोबारा यूट्यूब पे हाहाकार मचा। हर आदमी उसी को लेके वीडियो बना रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग, हर जगह कुछ भी खोल लो तो ऑप्शन ट्रेडिंग चल रहा था। तो मैंने यूट्यूब खोला, फिर मैंने ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ये सब पढ़ना स्टार्ट किया, और वहाँ से मेरी मैम फिर ऑप्शंस की जर्नी शुरू हुई थी। हाँ, एक तरफ मैं फिर सुबह ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ या शाम को ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, और मैंने घर में 2-3 स्क्रीन का सेटअप बनाया था कि उनको मैं यूज़ करके अपना ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूँगा। लेकिन हैट्स अप टू यू विवेक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में जैसे हम अपने पैसे गवा देते हैं, वो भी एक अर्ली एज में, आप बहुत यंग हैं और आपने 4-5 लाख रुपए डुबा दिए अपने मार्केट में,
वहाँ से वापस कम बैक करना, और जबकि आपकी जॉब चली गई है, कोविड क्राइसिस है जहाँ पे बड़े बड़े आपने देखो होंगे बिजनेसेस डूब गए, कई लोगों के स्टार्टअप्स अपने बहुत सारी चीज़ें खत्म हुई हैं, जी वहाँ से वापस मार्केट में कम बैक करना, हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। हाँ मैम, पिताजी फौजी थे और फौजी बैकग्राउंड वालों का ये रहता है कि लड़ना तो है कि नहीं? तो 5-10 लाख नहीं, 10 लाख रुपए गवाए, 2 लाख 2.5 लाख और गवाए, लेकिन साथ में हिम्मत भी तो गवाई ना, जी, जज्बा भी गवा दिया, समाज में इज्जत भी गवा दी, लेकिन वापस से फॉल बैक इसीलिए कर पाया क्योंकि जो एक बैकग्राउंड से आप आते हैं वो आपको दिखाता है कि नहीं, लड़ाई तो करनी है, फाइट तो वापस करनी ही करनी है। जैसे मैंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता भी थी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो ये सब चीजें अगर आप अच्छी चीजें पढ़ते हो, अच्छी सोच रखते हो, उस बैकग्राउंड से आते हो, तो आप फाइट करोगे ही करोगे। और बुरा क्या हो सकता है आपके साथ? सब कुछ तो खत्म हो गया ना अब। तो वापस से चीज़ों को शुरू करते टाइम मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, मैं डिप्रेस था, चीज़ें खराब हो रखी थी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वापस से 20,000 की नौकरी पकड़ कर कि हाँ, मैं वापस से कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, वो सब चीज़ें थीं। लेकिन हाँ, चलना तो था और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ये चीज़ें ऐसी रही मैम। okay. Then next you started learning more about stock market. हाँ, मैम हुआ ये कि 2020 में जब हर जगह ऑप्शन सेलिंग की बातें हो रही थी, तो मैंने ट्रेडिंग के लिए पैसे कहाँ से लाया? क्योंकि मैं तो नंगा फ़कीर हो चुका था, पैसे हर तरफ से ख़त्म हो चुके थे। मेरी बहन है छोटी, लगभग मुझसे 4 साल छोटी है। उसकी शादी की उसकी भी एज हो रही थी। तो मैंने घरवालों को किसी तरीके से समझाया कि पहले बहन की शादी कर लेते हैं, उसके बाद मेरी कर लेंगे, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जीवन में कुछ उखाड़ लूँ, तो मैं शादी के लिए हाँ बोल दूँगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पिताजी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे कि इसको जाके बहन की शादी के लिए, हमारे यहाँ जैसे लोकल ज्वेलर्स वगैरह होते हैं ना, तो उसके यहाँ जाके आप रुपए दे दो उसको एडवांस, तो वो आपका गोल्ड लॉक का प्राइस जो है लॉक कर देगा। लॉक कर देते हैं। लोकल ज्वेलर्स का ये सीन रहता है, अपने आस बिहार में सीन रहता है। तो पिताजी उन्होंने 5 लाख रुपए दिए। उन्होंने बोला कि जो अपना गाँव में जो ज्वेलर है उसको जाके पकड़ा दे और उसके हिसाब से बात कर ले कि हमें ये चीज़ें बाद में चाहिए होंगी, उसमें 1 साल का समय लगेगा, धीरे-धीरे उसको पैसे पे आउट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो 5 लाख रुपए लेकर, पता नहीं आप उसको अच्छा बोलो या खराब बोलो, मैंने एसजीवी परचेज़ कर लिया Okay. 2020 में। और आज तो मैम वो डबल से ऊपर निकल चुके हैं, जी। ऑब्वियस सी बात है। तो एसजीवी परचेज़ किया, उसके बाद मैंने उसको प्लेज किया और प्लेज करने के बाद मैंने उससे हर प्रकार की जो ट्रेडिंग हो सकती थी वो सब मैंने की। फ्यूचर बाई किया, फ्यूचर शॉर्ट किया, ऑप्शंस में आप स्ट्रेटेजी बताओ, मैंने सब पे काम कर रखा है। स्ट्रेडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, कैलेंडर, मतलब अब तो रट गए हैं सब शब्द। तो ऐसे क्योंकि मैंने सारी वीडियोस देखी, हर एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी रही मेरे साथ यहाँ पर, इस 2020 से लेके 2021 वाले फेज़ में जब मैं उस 5 लाख से ट्रेडिंग कर रहा था, जो पिताजी ने मुझे पैसे पकड़ाए थे, अगर वो डूब जाते तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव था कि मुझे इतना पता था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है वो एक बिज़नेस इनकम में काउंट होता है। और इंदु मैम, बिज़नेस अगर आप सेटअप करते हो, तो आपका पहला मोटिव क्या रहता है कि मैं किसी तरीके से मार्केट में अगर टिक जाऊँ, तो प्रॉफ़िट तो 1 साल बाद, 2 साल बाद तो आ ही जाएगा। ब्रेक इवन तो होंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहला मोटिव ये था कि मुझे मार्केट में वीर गति को प्राप्त नहीं होना है। अगर मैं किसी तरीके से मार्केट में 2 साल टिक गया ना, तो पैसे तो अपने आप बन जाएँगे। सो दैट वाज़ द फेज़ फ्रॉम 2020 टू 2021, जब 2 साल में उस 5 लाख से फाइट करता रहा। अच्छा, उस 2 साल में मैंने कुछ कमाया नहीं। लगभग लाख रुपए का प्रॉफ़िट ही बना था मेरे पास, जिसमें से 70,000 रुपए ब्रोकरेज में चले गए लगभग ऑलमोस्ट। तो 5 लाख पे आपने नेट प्रॉफ़िट 30,000 50,000 का निकाला। अब आप खुद समझिए कि 5 लाख रुपए दिन भर 2 साल तक मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, प्राइसेस मुझे याद हो रहे हैं, ट्रेड ले रहा हूँ, डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ और कुछ पैसे बन ही नहीं रहे हैं। तो मुझे तो घर वालों ने पगला घोषित कर दिया कि लड़का हमारा पगला गया है, ये अपने कमरे में बैठा रहता है, कमरे से बाहर नहीं आता है और दिन भर 2 गो टीवी लगा लिया है सामने, उसी में एक में ऐसे कुछ ऊपर नीचे होता रहता। मम्मी तो आके ही बोलती थी कि इसमें क्या देखता है, ये सब क्या हो रहा है? उनको अब इस चीज़ की नॉलेज है नहीं और एक में कुछ में ट्रेड चलते थे। तो इस तरीके से मैं मार्केट में लगभग 2 साल तक सिर्फ अपने पैसे को प्रिजर्व कर पाया, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। आपने हाँ, कैपिटल को बिल्कुल, गंवाया नहीं। गँवाया नहीं। और उसी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि अब मैं स्केल अप कर सकता हूँ। ये चीज़ ऐसी रही मैं। तो सब कुछ ट्राई करने के बाद मैं आखिरी में ऑप्शन सेलिंग में रुक गया कि ये मुझे माइंडसेट को सूट कर रहा है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो अलग-अलग फॉर्मेट्स होते हैं, टी20 होता है, वनडे मैच होता है, टेस्ट मैच होता है। लेकिन हर एक फॉर्मेट में हर प्लेयर विराट कोहली नहीं बन सकता। किसी का कोई अपना परफॉर्मेंस अच्छा है, टी20 में अच्छा खेल रहा है, कोई वनडे में अच्छा खेल रहा है, कोई द्रविड़ बनेगा। तो मुझे ये समझ में आया कि ऑप्शन सेलिंग एक टेस्ट मैच की तरह है
और ये मेरे माइंडसेट को सूट करता है, तो सब कुछ ट्राई करने के बाद मैं यहाँ पे आकर रुक गया था। When you say that option selling is like a test match, आपको कौन से ऐसे चीजें समझ में आई ऑप्शन सेलिंग में जो टेस्ट मैच के साथ मैच करती हो और आपके माइंडसेट एंड साइकोलॉजी के साथ? मैम, ऑप्शन बाइंग के बारे में जो मैंने पढ़ा, मैंने ज़्यादा किया नहीं ऑप्शन बाइंग कभी, मैंने उस चीज़ से मैं दूर रहा कि इट इज़ लाइक ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स, कि थोड़ा थोड़ा पैसा आपका लूज होता जाएगा, आपको एहसास नहीं होगा। इनफैक्ट मेरी टीचिंग फ्रेटर्निटी में बहुत सारे टीचर्स हैं जो मुझसे भी डबल ट्रिपल की सैलरी पे हैं आज के टाइम पे, और उन्होंने मार्केट में क्या किया, तो ऑप्शन बाइंग की, और अच्छे खासे लॉस पे बैठे हुए हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, भैया जितना आपने लॉस किया है ना सर, उतना तो कई लोगों का कैपिटल नहीं होता है, और आप अभी भी समझाओ कि ऑप्शन बाइंग क्यों करो, सेलिंग की तरफ आओ। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग कैसी लगती है मुझे, तो जैसा शाहरुख खान जी जाके बोलते हैं ना टीवी में कि छोटा मिलाते जाओ बड़ा बनाते जाओ, तो वो चीज़ ऐसी ही है कि आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स रेगुलर इंटरवल पे अगर आते रहेंगे तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके उसको बड़ा कर सकते हो। बिल्कुल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं आपका पैसा 25 दिन में डबल कर दूंगा, वो तो कंप्लीट स्कैम है एक तरीके से, क्योंकि वैसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बोलता हूँ, सपोज कि आपको 9 साल में आपका पैसा 8 गुना हो सकता है इंदू जी, तो आप बोलोगे अच्छा 9 साल में पैसा 8 गुना हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये भी तो स्कैम ही लग रहा है यार कि 9 साल में आप पैसा 8 गुना कैसे कर सकते हो। मैम, 9 साल में पैसा 8 गुना करने के लिए आपको पर ईयर सिर्फ 24% का CAGR चाहिए। अगर आप 24% का रिटर्न लेके आते हो, तो जो अपना ट्रेडिंग वर्ल्ड में रूल ऑफ 72 होता है कि 72 को अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो उतने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो 72/24 3 साल, तो हर 3 साल में अगर आप 24% का रिटर्न लेके आ रहे हो पर है ना, तो आप पैसा डबल करोगे, तो 3 साल में पैसा डबल, 6 साल में पैसा 4 गुना, और 9 साल में पैसा फिर 8 गुना हो जाएगा। तो अगर मैं ये बोलूँ कि भैया मुझे 24% का रिटर्न चाहिए, तो मेरा पर मंथ रिटर्न का एक्सपेक्टेशन तो 2% का हो गया। अब 2% रिटर्न के लिए मैंने, अगर अपने आज के कैपिटल की बात करूं, तो मेरा मोस्ट ऑफ द कैपिटल गिल्ड फंड और इंडेक्स फंड्स में लगा हुआ है, तो वहां से ऑन एन एवरेज मुझे 10% का रिटर्न तो आ रहा है। उसको प्लेज करके फिर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैम 10% वहां से आ रहा है। अब मुझे अपने कैपिटल पे सिर्फ 14% रिटर्न चाहिए, दैट इज ऑलमोस्ट 1.2% पर मंथ, जो आप बहुत सेफ्टी के साथ बना सकते हो। तो कंपाउंडिंग तो यहां दिख रही है ना यार, कि 9 साल में आपका पैसा 8 गुना हुआ, जबकि बैंक 9 साल में तो पैसा डबल कर पाता है। पर धीरे धीरे कमा के मैं भी अपना पैसा डबल कर सकता हूँ, ट्रिपल कर सकता हूँ, 8 गुना कर सकता हूँ, लेकिन 9 साल का समय लगेगा। लेकिन लोग जो होते हैं ना, उनकी माइंडसेट, जो मेरी माइंडसेट भी थी शुरू में, कि जब शुरू में आए ना तो पैसा हमारा तुरंत तुरंत वो शॉर्टकट बढ़ना, वो वन मेजर प्रॉब्लम है हमारी। मेरा ये मानना है कि जब तक लात नहीं पड़ती है ना, आदमी सुधरता सीखता नहीं है। वो लात आपको जितनी जल्दी पड़ जाए उतना आपके लिए अच्छा होगा। मेरे को लात जल्दी पड़ गई जब मेरा शादी ब्याह हुआ नहीं था, कोई सर पे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी नहीं, तभी मैं सीख गया। अगर वो लात मुझे आज के टाइम पड़ती तो शायद मैं और ज्यादा पैनिक कर जाता, क्योंकि अब वाइफ है, छोटा बच्चा है, तो घबराहट और ज्यादा हो सकती थी। तो इट डिपेंड्स। लेकिन अगर आप जल्दी लॉस करते हो, जल्दी लात खाते हो, तो सबक भी जल्दी सीखोगे। अच्छा, महान लोगों ने कहा हुआ है कि भैया आपको दूसरे के सबक से सीख लेना चाहिए। लेकिन आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, कई लोगों ने मार्केट में पैसा लगा दिया था, बट उस सिचुएशन से, उस लॉस से वो नहीं झेल पाए उसे, और उसकी वजह से कई लोगों ने बहुत ही गलत डिसीजंस भी लिए। और आज भी होते हैं ऐसे केसेस आते हैं कि मार्केट में पैसा डूब गया, समझ नहीं आया कि अभी क्या करना है, सुसाइडल जैसे आपको थॉट्स आ रहे थे, लोग ऐसे स्टेप्स भी उठा लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपको कैसे खुद को संभाल कर रखना है अपने पैसे के साथ। मैम, खुद को संभालना ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। मैं अगेन ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आपने मार्केट में पैसे, अभी जो न्यूज़ वगैरह आती है कि ट्रेडर्स वगैरह के अंदर हो रहा है कि भैया मार्केट में 1 करोड़ उसने उधार लेके ट्रेडिंग कर ली, चीज़ें गायब हो गई, उसके बाद वो अब सोच रहा है कि हाँ कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं। ये सब चीज़, आप मेरी बात मानो कि मैं कितना भी अच्छा ज्ञान यहाँ दे दूँ ना कि ये सब बेकार बातें हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं उठना चाहिए, लेकिन जब आदमी उस सिचुएशन में फंसा हुआ होता है, थॉट्स आते ही आते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आपको बचा सकती है कि आपकी फैमिली। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मेरी कोचिंग डूब गई, घर वालों ने थोड़ा देखा कि हाँ बंदा, हमारा जो लड़का है वो डिप्रेस हो रखा है, तो खाना पकड़ा रहे हैं। कई बार मेरी बहन, उसने मुझसे बात की कि भैया क्या हो गया, कोई बात नहीं, घर वाले चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, ऐसे भी बात होगी, पैसे गए गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या हुआ। तो कभी ना कभी कोई फैमिली मेम्बर या कभी ना कभी कोई ऐसा दोस्त
एक मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है मैम, विक्रम। अब यकीन मानो वो अपनी जॉब की प्रिपरेशन छोड़कर मेरे साथ 6 महीने तक रहा, क्योंकि मैं डिप्रेस था। तो ऐसे दोस्त मिल जाना, ऐसे फैमिली मेम्बर्स मिल जाना, और आपको ऐसे लोग मिल जाना जो आपको सपोर्ट करते हैं, यही तो कमाई होती है। मेन चीज यही है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ऐसे लोग आपको सही टाइम पर मिल जाएंगे। ये एक अंदर से थॉट प्रोसेस है मेरा, कि अगर मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, चीज़ों को सोच रहा हूँ, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं से अपने आप आ जाएंगे जिनको भगवान भेजेगा, जो मुझे निकाल तो लेंगे ही। अब मैं उनके साथ निकलना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, ये फिर मुझ पर निर्भर करता है। तो जब मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट किया, जब विक्रम ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं निकला वहां से। और ट्रेडिंग में जब लॉस हुआ ना मैम, तो वहां भी कुछ लोग मिले। अच्छा, अकेले हर किसी को, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, अकेले हर किसी को ट्रेड लेने में डर लगता है, क्योंकि वीडियो किसी ने बना दी यूट्यूब पे। अब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता ही ना कि वो ट्रेड अगर फंसेगी तो आप किससे बात करोगे, किसको कॉल करोगे। तो यहाँ भी मुझे कुछ लोग ऐसे मिले, मंजेश भैया मिले, रत्नेश भैया मिले, जिन्होंने बोला कि भाई हम भी साथ में कूदे हैं तेरे साथ, मरेंगे तीनों भाई मरेंगे, और निकलेंगे तीनों भाई निकलेंगे। तो ऐसे जब लोग साथ में आ जाते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे आदमी संभल जाता है, उसका मनोबल बढ़ता है। जी। और जो मुझे उस टाइम 20,000 की जो नौकरी वापस मिली, वो मैं इसलिए थैंकफुल हूँ कि उसने मुझे डिप्रेशन से और निकालने में हेल्प की। पैसा वहां मैटर नहीं कर रहा था, बिल्कुल। लेकिन कुछ तो आ रहा था ना घर पे, कुछ तो मैं वापस ट्रैक पे आ गया था। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो। हाँ। और आपको जो ईगो है वो भी है कि हाँ। ठीक है, अभी भी मैं उस मुझे जॉब मिल सकती है, या फिर मैंने सब कुछ नहीं खोया है। सो देयर इज ऑलवेज अ होप, हाँ, एंड होप इज अ गुड बिल्कुल मैम, उम्मीद तो दुनिया कायम है। मेन चीज ऐसी हुई कि जब वो नौकरी मिली, तो जो आप बोल रही है ना कि ईगो वगैरह, उस टाइम सब खत्म हो चुका था मैम। जब आप सब कुछ हार जाते हो ना, तो आपके अंदर का ईगो, ये सब चीजें खत्म हो जाती है। अब लगता है कि मुझे बस जिंदा ही तो रहना है। वो जो अपन बचपन में कहानी नहीं पढ़ते थे कि एक कीड़ा पानी में गिर गया था, फिर पत्ते पे चढ़ गया, उसको एक पत्ता दिखा, तो वो एक पत्ता था मेरे लिए, कि मुझे उस पर रेंग के चढ़ना था। मुझे पता था कि मैं चीज़ें संभाल लूंगा, लेकिन मेरा मेंटल स्टेट ठीक होना चाहिए। अच्छा, मेंटल स्टेट ठीक हुआ, चीज़ें ठीक हुई, तो आज मैं जिस सैलरी पे मैं 2018 में था, अप्रोक्सीमेटली उसके मैं 3 to 3.5x पे आज हूँ। तो चीज़ें वापस से अप करवाया। स्टॉक मार्केट वैसे ही चलता है, एक डाउन कर्व आता है, फिर अगला हाई बनता है। पर इस डाउन कर्व में अगर आप टिके रहे, तभी तो आप अगले हाई को एंजॉय कर पाओगे। अगर मैं वहां डूब चुका होता, तो शायद मैं आज आपके साथ नहीं बैठा होता। तो उन चीज़ों ने जो मोटिवेट किया, जहां आज पहुंचा। तो ये लड़ाई हर कोई लड़ रहा है मैम, हर ट्रेडर लड़ रहा है इस चीज़ से। लोग डूबे हुए हैं, लड़ रहे हैं अपने आप से, जॉब कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मेरे दोस्तों, टिके तो रहो, जिंदा अगर बचोगे तो जीत मिलेगी। ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज की, हाँ। बिकॉज आपने इतने सारे फेजेस देखे हैं। हाँ। कोविड का फेज देखा है, आज बॉम्बार्डिंग है एजुकेशनल कंटेंट की, हर कोई टिप्स बांट रहा है, बट उसके बावजूद आपने खुद सीखा है मार्केट को, और अब इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो। तो अभी आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, आपका रूटीन कैसा रहता है, आप जॉब भी कर रहे हो साथ में, कैसे मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, और कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप फॉलो करते हो? और रिटर्न पे बाद में आते हैं, पहले ही सवाल ठीक है, ठीक है मैम। मेरी क्लासेस सुबह स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, जो हमारा कोचिंग का टाइम है, दैट इज़ फ्रॉम मॉर्निंग 8:30 पहली क्लास होती है, और रात के 10 बजे आखिरी क्लास खत्म होती है। जी। तो मॉर्निंग 8:30 टू नाइट 10 o'clock, इसमें आपका 8.5 घंटे की क्लासेस ही होती हैं। तो वो अगर आप 8:30 आ रहे हो तो 4 बजे निकल जाओगे, 11 बजे आ रहे हो तो लेट तक जाओगे, वैसे चलता है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है। तो मुझे मार्केट को मॉनिटर करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो ये कारण था कि मैं ऑप्शन सेलिंग में आ जाऊं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग कंसिस्टेंटली चाहता है कि आप अपने ट्रेड्स को मॉनिटर करो। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अच्छा, अब मैं ऑप्शन सेलिंग में क्या स्ट्रेटेजी करता हूँ, मैं थोड़ी उसकी बात करता हूँ। मेरा जो मेनली काम होता है, वो होता है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी पे। अभी ऑप्शन व्हील क्या है मैम, हर कोई जानता है ऑप्शन व्हील क्या है, लेकिन कन्विक्शन, एग्जीक्यूशन पावर जो होती है, वो तभी आती है जब आप उस पर काम करते करते अपना एक भरोसा डेवलप कर पाते हो। अब ये स्ट्रेटेजी मुझे क्या बताती है, इस स्ट्रेटेजी से मैं किसी भी अच्छे स्टॉक को बहुत निचले प्राइस पे खरीद सकता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज रिलायंस का भाव जो चल रहा है 1400 के आसपास चल रहा है, और आपका दिल आ गया कि यार रिलायंस तो बहुत प्यारा स्टॉक है, हैवी वेट स्टॉक है, और मैं इसको नीचे 1300 के आसपास आ जाए या 1350 पे आ जाए तो खरीदना चाहूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, रिलायंस का ऑल टाइम हाई 1600 के आसपास चल रहा है फिलहाल, और अगर वो 1300 पे आ जाए, अपने हाई से अप्रोक्सीमेटली 20% नीचे आ जाएगा, तो हर कोई उसको खरीदना तो चाहेगा ही। तो मैं 1300 का पुट बेच दूंगा,
1300 का पुट बेच दिया। अच्छा, अगर रिलायंस ने 1300 के पुट पे आ गया, अगर वो इन दी मनी हो जाता है, तो उस टाइम मुझे स्टॉक की डिलीवरी मिल जाएगी 1300 की। और अगर वो इन दी मनी नहीं होता है, तो थीटा डीके से मुझे प्रीमियम जेब में आ जाएगा। तो बेसिकली मैं निफ्टी 50 में जो टॉप 10-15 स्टॉक है, जो हैवी वेट इनका इंडेक्स में अपना वेटेज ज़्यादा है, उसमें मैं आराम से कैश सिक्योर्ड पुट बेच के बैठता हूँ। रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, आपका बजाज फिनसर्व हो गया, इन सब स्टॉक्स में अगर आप आराम से CSP कर रहे हो, कैश सिक्योर्ड पुट कर रहे हो, तो आप प्रीमियम खाओगे या आप अच्छे स्टॉक को अच्छे रेट पे अपने प्राइस पे उठाओगे। अब एक बात बताओ मैम, मैंने अगर 1300 का पुट बेच दिया है, तो मैं आज बेच के बैठा हूँ, मुझे उसको एडजस्टमेंट कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, मैं तो चिल मार रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा एग्जीक्यूशन ऑलरेडी फिक्स है कि 1300 अगर आएगा तो मैं उसका लॉट उठाऊंगा, और 1300 अगर नहीं आएगा तो प्रीमियम खाऊंगा। तो माई ट्रेड डज नॉट रिक्वायर एनी बिग एडजस्टमेंट्स, और मैं अपना आराम से क्लास ले सकता हूँ। दिन में मुश्किल से 10 से 15 मिनट से मुझे ऑयल दिखना है कि अच्छा आज का भाव चल रहा है, वो भी आज नहीं, थर्ड वीक में जाके, क्योंकि थर्ड वीक और फोर्थ वीक में सेटलमेंट की बातें होती हैं, तो वहां जाके सोचना है। और इस स्ट्रेटेजी से मुझे को अच्छा रिटर्न्स मिला, और मैं यही काम, मेजरली यही काम मैं पिछले 4 साल से करते हुए आ रहा हूँ। ओके, तो आप 4 साल से ही ऑलमोस्ट एक ही टाइप की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हाँ। और आपका रिटर्न कैसे है? मैम जैसा मैंने बताया कि मेरा जो मेन कैपिटल है वो डेट फंड और इंडेक्स फंड में लगा हुआ है, वहां से मैं 10% के आसपास का टारगेट करता हूँ। अब मुझे 24%, 9 साल में पैसा 8 गुना करने के लिए सिर्फ 14% और चाहिए, दैट इज अराउंड 1.2% पर मंथ, और ये बहुत सेफ्टी के साथ आ जाता है। तो मेरा टारगेट ही 1% का है, और यकीन मानिए मार्केट अगर आप टारगेट कम रखते हो तो ज्यादा देके जाता है। तो 1.5%, 1.25% हर महीने आराम से बन जाते हैं इस स्ट्रेटेजी से। अभी दोबारा जब मार्केट करेक्ट हुआ, क्योंकि कल को इंडेक्स के ऊपर बढ़ना ही है, और मैम आप भी जानते हैं कि इंडेक्स के ऊपर बढ़ने के लिए जो हैवी वेट्स हैं उनको तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, और हैवी वेट्स अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं तो भैया यहाँ गेम खेलो ना, जहाँ पे आपको कम से कम श्योरिटी तो है कि आज नहीं तो कल ये स्टॉक तो जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा भरोसा उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि देश का भरोसा निफ्टी 50 के ऊपर है, तो मेरा उन 10 स्टॉक के ऊपर भरोसा है। और वो अगर, क्योंकि 10 स्टॉक कोई ना कोई तो नीचे गिर ही रहा होता है, उसमें आराम से गेम खेलो, पोजीशन बनाओ और पैसा बनाओ। बिल्कुल। अब मैं सोचे कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन लोगों को चाहिए कि कुछ फैंसी आ जाए, कुछ खतरनाक कॉम्प्लेक्स आ जाए, जो सुनकर लगे कि हाँ आज हमने ट्रेडिंग की क्लासेस की हैं। हमारे IIT की तैयारी में भी ऐसा होता है, पता है आपको, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जैसे आप भी जानती है कि सोडियम और वाटर की रिएक्शन बहुत ही विग्रस हो रही है, आग लग जाएगी पानी में। तो सपोज मैंने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को कंसेप्ट पढ़ के समझ में आ गया। अब बच्चे नादान हैं, उनको क्या लगता है कि अगर आज सर ने जो पढ़ाया है ये अगर हमें समझ में आ गया, इसका मतलब सर ने IIT JEE लेवल पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा, जिस दिन कुछ खतरनाक पढ़ाओ कि बच्चे के ऊपर से बाउंस बैक हो रहा है, उनके चेहरे ऐसे बने हुए, क्या बोलना चाहता है ये घुसट बुड्ढा, तो उस दिन लगता है बच्चे, हाँ सर आज कुछ IIT का बड़ा भारी समझ में ना आया। तो हमारे ट्रेडर्स लोगों की मेंटेलिटी भी ऐसी हो रखी है, वो उसको फॉलो करते हैं जो कुछ खतरनाक कॉम्प्लेक्स भारी भरकम बम फोड़ के जाए। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मैं फूड बेचता हूँ, हिंदी मनी हुआ, डिलीवरी ले ली, कवर्ड कॉल स्टार्ट हो गया, ऊपर की तरफ गया, मलाई खाने का मौका मिल जाएगा, काम खत्म हो गया। अब अगर आप रिलायंस 1300 या 1350 में उठा रहे हो, 1500 का कॉल बेचो, 1400 का कॉल बेचो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज चलती है मैम। ठीक है, अभी इसके अलावा हाँ, अगर कोई बिगिनर है, जैसे आप 10 साल पहले, ठीक है, वो अगर मार्केट में आते हैं और ये सिचुएशन है, मार्केट्स आर वॉलेटाइल, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, अनसर्टेनिटी है हर जगह, ऐसे में कोई यंगस्टर अगर मार्केट में एंटर कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैम इनफैक्ट मैं भी आज भी सीख ही रहा हूँ। जो हमने ये बात की दैट वाज अ ट्रेडिंग एस्पेक्ट, लेकिन आज भी सवाल ये खड़ा होता है कि मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, राइट? चीज़ें जितनी जल्दी आप प्लान करते हो उतनी जल्दी आपका दिमाग खुल के आप एक्सपेरिमेंट कर करके चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करते हो। अच्छा, आज के टाइम चैट GPT है, परप्लेक्सिटी है, सबके पास जेमिनाई है, बहुत सारी नॉलेज, सब कुछ अवेलेबल है। मैं आज ही बात करूं तो मैं हमेशा चैट GPT से बात करता हूं, उसने मुझे एक मॉडल बना के दिया कि आपका एलोकेशन ऐसा ऐसा होना चाहिए, आपके एज के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से, वो पूरा बना के देता है। मैंने PDF डाउनलोड किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सेल बनाया, और मैं उस डाइवर्सिफिकेशन को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर 6 महीने पे अपना पोर्टफोलियो उसके अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाई करूंगा। तो जो नया आदमी ट्रेडिंग की दुनिया में आ रहा है, मेरे भाई, ट्रेडिंग दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है इन्वेस्टिंग करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? सपोज इंदु मैम आप 1 लाख ला के ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, यार 1 लाख लगा के आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप 24% का रिटर्न में टारगेट कर रहे हो, जिस 24,000 पर एनम, लेकिन कितना टाइम बर्बाद कर रहे हो आप?
इज इट वर्थ योर टाइम कि आप दो दो स्क्रीन देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, 24/7 लगे हो। अंदर से एंजाइटी आ रही है कि अरे क्या करें क्या करें क्या करें, आपको ब्रेक्स पे जाना पड़ रहा है, बार बार टेंशन में जा रहे हो, तो इट इज नॉट वर्थ 24,000 इज नॉट वर्थ ऑफ योर टाइम। बट अगर आप सपोज किसी तरीके से 10 लाख डाल रहे हो और उससे ट्रेडिंग करके फिर अब 24% बना रहे हो, अब वो 2.5 लाख रुपए हो गए, 1 करोड़ पे वो 25 लाख रुपए हो गए। तो अगर आपका कैपिटल बड़ा होगा तो जो रिटर्न्स छोटे भी आ रहे हैं ना परसेंटेज वाइज, वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू में बड़ी वैल्यू दिखाई देगी। तो अब पहला सवाल ये खड़ा होता है कि कैपिटल बड़ा कैसे करें भाई। इसलिए मैंने बोला कि पहला स्टेप इन्वेस्टिंग है। आपको शुरू में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? मैंने तो म्यूचुअल फंड्स छोड़ दिए थे 2020 के फॉल के बाद। मैं प्योरली इंडेक्स फंड्स में आ गया। इंडेक्स फंड, गिल्ट फंड, उसके बाद कुछ अपना एलोकेशन गोल्ड में, कुछ सिल्वर में, उन साइकिल्स को भी एंजॉय कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से पहले अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। उसमें दूसरी चीज, ओवरलैपिंग ज्यादा ना हो। जैसे आपने अगर एक ही इंडेक्स फंड पकड़ लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो निफ्टी का एक इंडेक्स फंड पकड़ लो आप, उस तरह का काम हो जाएगा। उसके बाद आप गोल्ड और सिल्वर के भी इंडेक्स वगैरह आपको ईटीएफ्स मिलते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से मैंने 4-5 अपने लिए बना लिए और मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता हुआ आ रहा हूँ। तो जो नए ट्रेडर आ रहे हैं उनको भी मैं ये बोलूंगा कि भैया अभी जियोपॉलिटिकली बहुत चीजें अनसर्टेन है, एंड दिस इज द टाइम कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके कंटिन्यू करना चाहिए। तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखनी है, और जब आपको लगे कि हाँ कोई चीज अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी चीज काफी ज्यादा गिर गई है, तो लमसम डाल दो, वरना आपका एसआईपी चलता रहना चाहिए। जो गलती मैंने 2020 में की थी ना, कि सारे पैसे निकाल लिए थे, सब कुछ बंद कर दिया था, अब मुझे ये लगता है कि हमेशा रेस में आपके कुछ घोड़े दौड़ते रहने चाहिए। और जब अच्छा रेस आपके फेवर में हो तो ज्यादा दाव लगा दो, और फेवर में नहीं है तो कुछ तो हमेशा मैदान में रहने ही चाहिए। तो पहली एडवाइस, इन्वेस्टिंग करो, अपना पोर्टफोलियो बड़ा करो। पोर्टफोलियो जब बड़ा हो जाए, जब आपके अंदर शौक जागे कि आप कुछ ट्रेडिंग करते हैं, उस टाइम पे आप ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करो। छोटे कैपिटल अलग से जो आप 1-2 लाख लाना चाहते हो, उससे एक्सप्लोर करो। उस 2 लाख को कम से कम 6 महीने तक, 8 महीने तक मार्केट के प्रकोप से बचा के रख सको। अगर आपने उस 2 लाख को 8 महीने तक संभाल के रख लिया, तब आपको थोड़ा अंदर से डेवलपमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तब आपको फिर अपने बड़े कैपिटल को, जो आपने 10 लाख बनाए थे, 12 लाख बनाए थे, उसको प्लेज करके ट्रेडिंग के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उससे पहले छोटे कैपिटल पे पूरा गेम खेल के पूरा मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। विवेक, आज आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हो तो उसमें जैसे आपने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन प्लेज अ मेजर रोल। बिल्कुल। आज आपका पोर्टफोलियो कैसा लगता है आपको? मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी भी कहीं पर ज्यादा घुसा हुआ है पैसा, कहीं पर कम घुसा हुआ है। तो मैं भी बोल रहा हूँ ना कि मैं इतना बैलेंस्ड अप्रोच। हाँ, मैं इतना टेक फ्रेंडली आदमी नहीं हूँ, मतलब मुझे ज्यादा चीज समझ में नहीं आती है। तो मैं चैट जीपीटी से पूछ पूछ के दोस्त ने मुझे एक दिया। मेरा ये मानना है ना कि अगर कोई मुझे कुछ बोलता है ना, तो मैं उसको पकड़ के गांठ बांध के फॉलो आंख बंद करके करता हूँ। और मेरी ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि अगर आप मुझे कोई सलाह दोगे ना, तो सपोज वो सलाह कैसी भी रहे, मुझे लगता है कि अगर आपने उससे पैसे बनाए हैं तो मैं कर सकता हूँ, और फिर मैं उसको फॉलो करता रहूंगा, वो निकल जाता है। तो मुझे चैट जीपीटी ने एक पीडीएफ बना के दे दी कि भैया आपका इस उम्र में 35 से 40 के ब्रैकेट में, 30 से 35 के ब्रैकेट में इतना इतना डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। मैंने उससे खूब सारे सवाल जवाब किए, उसने तथ्य पेश किए मेरे सामने, और मुझे वो अच्छा लग रहा है। तो अब मैं अपने पोर्टफोलियो को उसी के हिसाब से रिबैलेंसिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो जो जहां जहां ज्यादा पैसे घुसे हुए उसको निकाल के उसको बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। अब मैं स्टॉक्स इन्वेस्टिंग नहीं करता हूँ। स्टॉक सिर्फ मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ऑप्शन व्हील में जो आते हैं उनको लेके फिर निकालना, किसी भी स्टॉक से विवाह करने वाली अब उम्र खत्म हो गई। अब सारा का सारा प्यार इंडेक्स फंड के प्रति, फैमिली के प्रति, इनके प्रति है, और उसी में डाइवर्सिफिकेशन चलते जा रहा है। ओके। आप इतना डीप डाइव करते हो मार्केट में रोज बैठ के, और आपको क्या लगता है यहाँ से मार्केट का आउटलुक आपको किस तरह नजर आता है? मैम, ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। हमें तो सिर्फ मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना आता है, मेन चीज ये है। तो सपोज अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब एक माइंडसेट आज से 10 साल पहले था कि यार मार्केट नीचे आ रहा है, अपने म्यूचुअल फंड एग्जिट कर दिए मैंने। आज एक माइंडसेट हो रखा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है, हम अपना अच्छा पैसा लगाएंगे। इस माइंड शिफ्ट को मैम 8 से 10 साल लग गए। मैं वही बोल रहा हूँ कि न्यू ट्रेडर को मैं यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठे कितना ज्ञान दे दे अनस्क्रिप्टेड पे, जब तक उसको लात नहीं पड़ेगी ना, तब तक वो नहीं सुधरेगा। तो हाँ, 10 साल में जो माइंड शिफ्ट हुआ कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, उस चीज ने मैंने बहुत हेल्प की है। विवेक, एक और फैक्टर है, हाँ। मार्केट में पोस्ट कोविड बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए हैं। बिल्कुल। और अब जो यंगस्टर्स हैं
उनमें भी आप देखोगे जैसे ओवरऑल अगर आप इस सेगमेंट के देखो ब्रुकलिन को बहुत सारी फिनटेक कंपनीज ने ज्वाइन किया, एक बूमिंग पीरियड भी ये सब देखोगे चला है इस सेक्टर का। लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट या ट्रेड करना नहीं चाहते हैं। रीजंस कुड बी एनीथिंग, पेरेंट्स मना करते हैं या फिर पता नहीं है कि सेविंग्स की क्या इम्पोर्टेंट है, और मे बी नहीं इंटरेस्ट है, इस बारे में सोचते ही। उस माइंडसेट को आपको लगता है कैसे चेंज करना चाहिए, या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है मिसिंग है इस फील्ड में, जो यंगस्टर्स को पीछे धकेल रही हैं? बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में आप देखो जितना अवेयरनेस है मार्केट को लेके, एजुकेशन को लेके, वो अभी भी है। एजुकेशन तो काफ़ी आ चुका है लेकिन वो सही डायरेक्शन में नहीं जाता, वो दिखता है। तो उसमें आपका क्या? मैम इसका मेन रीज़न जो मुझे लगता है कि हमें बचपन से पैसे की अहमियत नहीं सिखाई जा रही है। और अभी जो जनरेशन आ रही है, जैसे मेरे कुछ छोटे भाई बहन हैं जो अभी 18-20 साल की उम्र में है और कुछ ने 21-22 साल की उम्र पे हैं, उनका है कि वो शौकिया लोग बोलते हैं, हम लोग अपने बिहार की भाषा में शौकिया लोग हैं। और शायद मुंबई में बोलते होंगे वर्क हार्ड पार्टी हार्डर वाला जो कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट पे लोग चलते हैं। पिताजी फौजी थे, तो घर में रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड थे, और उस माइंडसेट ने ये तो सिखाया कि हाँ, चीज़ों को बचाते जाएंगे अगर, तो कुछ आगे चल के बड़ा हो जाएगा। तो जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या जानना चाहते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। जब मैं कोचिंग खोली, कोचिंग डूबी, बैंकरप्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद 2021 में 20 साल की सैलरी पे ज्वाइन किया, कुछ नहीं था मेरे पास। फिर शादी हुई, और उसके बाद कुछ कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद भी गलतियाँ, आज भी गलतियाँ हो रही हैं। मैं बोलता रहा हूँ कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो परफेक्ट नहीं है, मैं उससे भी इतना खुश नहीं हूँ, उसको मैं डाइवर्सिफाई करना बाकी है। तो कुछ कुछ गलतियाँ ऐसी हुई कि मेरी अभी तक भी इमरजेंसी जो बैकअप फाइनेंस जो चाहिए होता है मुझे, वो मैंने अब जाके लगभग 4 महीने का इकट्ठा किया है। पर टारगेट ये है कि 1 साल का तो कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। 6 मंथ्स की तो होने ही मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, कल को मान लो खुदा ना खास्ता गला खराब हो गया, कुछ भी ऐसे, मेरा मेन काम तो पढ़ाना ही है। अगर गला खराब हो गया तो फिर मेरा इनकम सोर्स चला गया, तो वो एक चीज़, तो मैंने इसलिए अपना एक इमरजेंसी फंड बना के रखा। सो विवेक, अभी आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जी। कई सारे नए स्टूडेंट्स से मिलते भी होंगे, आपकी पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग है, अभी आप केमिस्ट्री सबको पढ़ा रहे हैं। हाँ। जो भी आपने अब तक सीखा है, हाँ वो क्या आप मार्केट में इम्प्लीमेंट कर पाए हैं? मैम, सब्जेक्ट वाइज तो नहीं कर पाया, लेकिन सोच वाइज बहुत कुछ करने को मिलता है। हर साल आपके पास नए बच्चे आते हैं, उनको सेम सब्जेक्ट बार बार पढ़ाना है, रिपीटेटिव चीज़ पढ़ानी है। तो बहुत लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि यार तुम सेम चीज़ पढ़ाते पढ़ाते थक नहीं जाते? बोल नहीं। वही चैप्टर मोल कंसेप्ट, वही एटॉमिक स्ट्रक्चर, बार बार सेम चीज़ कब तक पढ़ाओगे? तो नहीं, हर बार जब नए बच्चे आते हैं उनके अलग सवाल होते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी अलग होती है, उनके साथ इंगेज करने में अलग ही मज़ा आता है। हर किसी की अपनी अपनी वाइब होती है। पर जो मैंने सीखा कि मैं 10 साल से केमिस्ट्री पढ़ा के बोर नहीं हुआ, तो जो माइंडसेट डेवलप हुआ कि मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, तो मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ रिवॉर्डिंग भी तो है ना। मेरा करियर जो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, वो बच्चे अच्छा करते हैं, बाद में कनेक्ट करते हैं, मेरे ट्रेड्स अच्छा करते हैं, पैसा देके जाते हैं, तो ये सब चीज़ें बाद में घूम फिर के एक्सपोनेंशियली रिवॉर्ड भी करती हैं आपको। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बोर नहीं होते हैं। और पढ़ाई काम नहीं आ रही, लेकिन एटीट्यूड और इमोशनल थिंग्स वो चीज़ें काम आती हैं। माइंडसेट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है विवेक, चलिए अब आपके साथ हम रैपिड फायर खेलते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी मैं, जिसके इंस्टेंट एकदम जवाब देने, जैसे आप अपने स्टूडेंट से पूछा करते हो रोज। ठीक है। विवेक, फर्स्ट क्वेश्चन में ये है हाँ। कि आपको क्या लगता है मार्केट्स जो है वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है देन केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शन से ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। और ओके। ऑलरेडी अपने को प्रोडक्ट पता होता है कि क्या बनेगा, तो बिल्कुल, लेकिन मार्केट में कल क्या होगा मैं नहीं जानता। सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ मोर डेंजरस, मिक्सिंग द रॉन्ग केमिकल्स और ओवर लेवरेजिंग अ ट्रेड? ओवर लेवरेजिंग द ट्रेड, क्योंकि जब आप केमिकल को मिक्स कर रहे हो तो वहाँ कोई ना कोई आपको देख रहा होगा, बोलेगा भाई क्या चल रहा है यार, इसको नहीं मिला इसके साथ। पर जब ट्रेड ले रहे हो, अकेले कमरे में बैठे हुए हो, तो जो वो डिफिशन लेके जाता है ना ओवर लेवरेजिंग, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ओके। विच ब्लोज अप फास्टर, सोडियम इन वाटर और नेकेड ऑप्शंस? सोडियम इन वाटर। नेकेड ऑप्शन तो कल तक मेल्ट हो जाएंगे, परसों तक मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन ये तो तुरंत पटाखा बजेगा। बिल्कुल। ओके। आपने लैब में भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। विच स्मेल्स वर्स,
a bad trade or a bad lab experiments? मैम लैब एक्सपेरिमेंट, मैं सच बता रहा हूँ, पूरी यूरिन वाली स्मेल आती है वहां से, तो जब वो खराब होता है एकदम गंदी सी स्मेल आती है, मतलब नाक में चढ़ जाती है, जो ऐसा सीन रहता है। अगर हाँ। ट्रेडिंग एक केमिकल रिएक्शन ही होती, हाँ। जो ऑलमोस्ट है, हाँ। ठीक है, व्हाट्स अ वन वेरिएबल दैट टर्न्स इट फ्रॉम स्टेबल टू एक्सप्लोसिव? मेरा प्यार, मेरा प्यार पहले उसको स्टेबल बनाता है, और जब ट्रेड पैसा देके जाती है तो मैं खुद एक्सप्लोसिव हो जाता हूँ कि चलो कुछ करके आते हैं। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, अगर प्राइस, हाँ। प्रेशर है, हाँ। एंड वोलेटिलिटी, हाँ। टेम्परेचर है, व्हाट हैपेंस टू ट्रेडर्स व्हेन बोथ गो अप एट द सेम टाइम? लग जाती है सीधा, क्योंकि प्राइस और वोलेटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो जो मैंने ऑप्शन सेल किए हुए हैं वो मेल्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो कुछ फायदा ही नहीं। तो हम लोग ट्रेडर्स रो रहे होते हैं, अरे यार मार्केट ऊपर जा रहा है, तब भी जो है पुट वाले प्रीमियम्स वो भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जी। तो उस टाइम लग जाती है। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है विवेक मेरा आपसे। अभी आपके पास दो ऑप्शन है कि आप टीचिंग भी कर लो और ट्रेडिंग भी करो। कल को आपको बोला जाए किसी एक प्रोफेशन पे ही आपको बने रहनी है, टीचर्स, क्योंकि वो मुझे जवान लगता है ना, क्योंकि मेरी उम्र 35 साल हो गई है, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, तो उनके साथ एंगेज होके मैं वापस से वही 20 साल 22 साल वाला हो जाता हूँ, कि कुछ कुछ फन वाली बातें हो जाती हैं। ट्रेडिंग ने मेरे बाल पका दिए और स्ट्रेस देके जाती है। हाँ, अलग बात है, पैसा बन रहा है, तो मैं ट्रेडिंग अपनी बीवी को सिखा दूंगा कि तू स्ट्रेस संभाल, मैं बच्चों को संभाल लेता हूँ। विवेक बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपकी पूरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर जब आपके स्टूडेंट्स भी आपका ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको रियलाइज होगा कि वो एक पर्सनैलिटी जो उन्होंने अभी तक देखी नहीं है आपकी, उनसे वो रूबरू हो पाए। क्लास में मैं घूस आदमी हूँ, मतलब बच्चे चू नहीं करते, उनको देखे क्या कर रहा है, तो वो बोलेंगे हमारा टीचर ऐसा भी काम कर सकता है, तो यस इट विल कंप्लीटली डिफरेंट फॉर देम टू। या एक्चुअली बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ Thank you, जुड़ने ma'am. के लिए और अपनी इस जर्नी को, इंस्पायरिंग जर्नी को एक्चुअली हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे विवेक, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है कि आप ठान तो लेते हैं बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में जब हम यंग होते हैं, फिर कैसे हम पैसे भी गंवाते हैं, कई बार हमारा मोरल भी डाउन हो जाता है, लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपके साथ आगे कुछ अच्छा हो सकता है, आपके दोस्त अच्छे हैं, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, तो आप कमबैक भी करते हो लाइफ में। तो नेवर लूज योर होप, एंड होप इज़ अ गुड थिंग, जो हमने कई बार डिस्कस किया है इस पॉडकास्ट में, तो हमें उसमें बनाए कर रखना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं या फिर अभी सीख रहे हैं, तो प्लीज़ विवेक ने जो आपको बातें कही हैं उससे एक बार ज़रूर सुनिए, समझिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस लॉन्ग जर्नी में और एक वॉलेटाइल सिनेरियोज में जो आते रहते हैं मार्केट में, उसमें आपको डट के खड़े रहने के लिए मदद कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को देखते वक्त ये सारी चीज़ें प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। कई बार हम ट्रेडिंग टिप्स वगैरह यूट्यूब में मिल जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा शो है अनस्क्रिप्टेड जहाँ पर रियल लाइफ स्टोरीज हम आपके साथ शेयर करते हैं और इनसे हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। और इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कोटक नियो की यूट्यूब चैनल को अभी इसी वक्त अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो अस, एंड इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप अपने नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, और प्लीज़ इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.